हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के पार्ट 2 के बारे में। सेट्स में पार्ट 1 में हम लोग बात कर लिए थे बाबू कि सेट्स किसको बोलते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, सबसेट के बारे में डिस्कस कर लिए थे, पावर सेट, सुपर सेट, ये सब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज जानेंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेट्स में और क्या क्या कंसेप्ट है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बच्चा लोग। वो क्या है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह तोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपने जगह छोड़ देते हैं, है ना। याद रखिएगा हमेशा, मतलब एक्सक्यूज नहीं बनाना हम लोग को कि काश आई हैव ये थिंग्स देन आई विल ये, मतलब मेरे पास काश ये रहता तो मैं ये करता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जोशो जुनून के साथ आप किसी चीज के प्रति रेगुलर बेसिस के कंसिस्टेंट के साथ अगर तैयारी कर रहे हो बाबू, तो आज नहीं 1 साल डिले होगा, 2 साल डिले होगा, लेकिन सफलता आप मतलब सफलता के कगार पे पहुंच जाएंगे, सफलता पा लेंगे। लेकिन आप सोचिएगा कि बिना मेहनत के हम हो जाएं तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि सेट्स में जो है सो क्लास 1 में हम लोग तो डिस्कस कर लेते हैं, उसी को हम लोग आज आगे प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे कि और किस किस तरह से कंसेप्ट पढ़ना है गुरुजी हमको और क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम कुछ नहीं होता बाबू। वेन डायग्राम जो है ना सो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन का ही तरीका है। अब देखिए हम सेट्स को रिप्रेजेंट किए थे 2 तरीका से, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। लेकिन यहाँ वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग जो बाबू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू करें, है ना, फिगर बना के करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इन वेन डायग्राम्स वी रिप्रेजेंट द सेट्स। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, है ना, लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। मतलब यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सर्कल से, है ना। ये बात याद रहेगा। चलिए अब ये वेन डायग्राम बस इतना याद रखना कि वेन डायग्राम कुछ नहीं है, वेन डायग्राम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेन डायग्राम, और कुछ नहीं है। और दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि वेन डायग्राम में जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रेक्टेंगल का आकार बनता है बाबू, ये रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल सेट को, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर जो सेटवर आता है बाबू ये रिप्रेजेंट करता है उसके सबसेट को, है ना। लिखा हुआ कि इसके सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? चलिए पहल का बात है बाबू। पहल का क्या कर रहा है? तो पहल का लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखिए वेन डायग्राम तो हमको पता चल गया क्या है सो। अब हम लोग जानते हैं कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना, चीड़ फाड़ क्या क्या कर सकते हैं सेट्स के अंतर्गत। तो सबसे पहला है बाबू यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी और बोथ ए एंड बी। ये क्या सत्यनारायण कथा पढ़ दे गुरुजी, पढ़ले तो कुछ पढ़ा नहीं। और इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये क्या कहना चाहता बाबू? एक ग्राफ के थ्रू समझिए, वेन डायग्राम के थ्रू समझिए। अब ये वेन डायग्राम समझ में आ गया आप लोग को कि हम जो है वेन डायग्राम में क्या करते हैं, तो एक सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से दर्शाते हैं और जो सबसेट होता है उसको दर्शाते हैं सर्कल से, है ना। अब इसी ग्राफ के जरिए हम लोग ये सब सारा ऑपरेशन करेंगे बाबू। इसमें हम लोग सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे? वेन डायग्राम से है। देखिए बाबू यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो यूनियन ऑफ सेट्स होता है बच्चा लोग कि मान लिया हम 2 सेट ले लिए, है ना, यहाँ 2 सेट लिया हुआ ए और बी, तो यहाँ 2 सेट ले लिए ए और ये रहा बी, है ना। ये 2 सेट ले लिए, ये ए है और ये बी है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है? तो यूनियन ऑफ सेट्स कहता है, ग्राफ के थ्रू समझिए, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा बाबू। क्या कहता है कि ए और बी 2 सेट्स है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग आइदर टू ए, या तो ए में बिलोंग करें, है ना, या ए में बिलोंग करें, या बी में बिलोंग करें, या बी में बिलोंग करें, या दोनों में बिलोंग करें। तो दोनों में कहां बिलोंग कर रहा है? यहां बिलोंग कर रहा है ना, यहां बिलोंग कर रहा है। मतलब मिला जुला के ये कह रहा है कि किसी भी 2 सेट्स का आप यूनियन निकालते गुरुजी, तो ये कहने का मतलब है कि दोनों सेट्स में जितना भी एलिमेंट है सब मिला के लिख दीजिए। मान लेते हैं एक एलिमेंट में 1-2 एलिमेंट है और दूसरा का सेट में 1-2-3 एलिमेंट है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1-2-3 आएगा। बस उसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। समझ में आ गया? यूनियन का मतलब क्या होता है कि सभी को मिला के लिख देना है। उसका तरीका क्या है? यूनियन है तो ऊपर से यू कर दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड, ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन में आता है। सेकंड ऑपरेशन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता है बच्चों लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। बात यहाँ लैंग्वेज को समझना है बच्चे लोग, यहाँ क्या कह रहा है कि या तो ए में बिलोंग करे, या तो बी में बिलोंग करे, या दोनों में बिलोंग करे, मतलब ए और बी का सारा एलिमेंट आ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वो सिर्फ जो है ए और बी में ही बिलोंग करना चाहिए। मान लेते हैं हम एक अगर सेट लेते हैं बच्चे लोग, मान लेते हैं अगर हम इसको अगर वेन डायग्राम को थ्रू दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो ये दिखाएंगे, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक दो सेट ले लिए सबसेट ए और बी, है ना, दो सेट ले लिए ए और बी, ये आपका ए है और ये बी है। और ये क्या कह रहा है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको तरीका दिखाने का क्या है, उल्टा यू लिख देते हैं। अब ये क्या कहता है कि वैसा एलिमेंट लेना है जो ए और बी दोनों में बिलोंग करे। तो बता बाबू, ए और बी में दोनों में बिलोंग कौन सा कर रहा है एलिमेंट, वही यही ना है, सिर्फ कि ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, और कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, मतलब ये पार्ट जो है गुरुजी, ये पार्ट ही सिर्फ मेरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यही पार्ट जो है सो ए और बी दोनों में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है बच्चे वालों, ए और बी दोनों में, तो ये पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता है गुरुजी कि दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला दो तो वो कहलाएगा यूनियन, और दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट छाट लो तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब कोई दो सेट लिए गुरुजी, दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, वो ज्वाइंटे नहीं है सेट। मान लिया एक एलिमेंट, एक सेट ले लिए और बी एक सबसेट ले लिए, ए है और एक बी है। अब इसमें बताओ बाबू कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो इस केस में ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट है, कि ए और बी जो है सो डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट रहता तो कुछ ना कुछ पार्ट टच ऊंचू रहता। देखिए ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। एक के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर मान लेते हैं, देखिए एग्जांपल के थ्रू अगर रोस्टर फॉर्म में जाते हैं तो वहां भी देखिए एक के अंदर मान लेते हैं 1 2 3 है बच्चों वालों, है ना, 1 2 3, और एक के अंदर जो है बी इज इक्वल टू ये है आपका ए बी सी है, ए बी और सी। अब बता इस दोनों के अंदर कोई सा भी कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस केस में ये जो है मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा डिसजॉइंट सेट। ये जो है मेरा डिसजॉइंट सेट है क्योंकि ए और बी में कोई सा भी एलिमेंट में कॉमन नहीं है। समझ में आ गया, तीन ऑपरेशन बताएं बाबू, तीनों ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन में। हम नेक्स्ट ऑपरेशन जानने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आता है और पता नहीं चलता कि कितना सीखे हैं रियलिटी में और नहीं, है कि नहीं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, सी में इतना एलिमेंट है, तो हमसे क्या पूछा निकालने के लिए कि ए यूनियन बी निकालिए फिर इंटरसेक्शन कीजिए सी के साथ। बात को समझिए बाबू, ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट को मिला दीजिए गुरुजी। ए में क्या है, तो ए में है मेरा 1 3 5 और 7, है ना, 1 3 5 7 है ना, यही है ना, 1 3 5 7, और बी में क्या है 4 है, फिर क्या है 4 के बाद 5 तो लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ, फिर 9 है, तो ये ए और बी के सारे एलिमेंट को मिला दिए। अब इसका जो है सो इंटरसेक्शन कर देना किसके साथ, सी के साथ, मतलब ए यूनियन बी जो निकाले गुरुजी, और सी में देखिए कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला दिए, तो ये आ गया। अब रिपीटेशन आपको पता कि रोस्टर मेथड में रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये 10 बार 5 लिखे या 5 बार 5 लिखे या 1 बार 5 लिखे बात बराबर है, तो इसलिए हम 2 बार 5 नहीं लिखे। आप गुरुजी कहिएगा कि हाँ गुरुजी यहाँ आपका 4 तो लिखे 5 नहीं लिखे, तो 5 इसलिए नहीं लिखो क्योंकि 5 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ये चीज बताएं आप लोगों को पहले भी। तो ए यूनियन बी में सारे दोनों एलिमेंट को मिला दिए, तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी का, जो इंटरसेक्शन करना किसके साथ, सी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, साइन को समझिएगा बाबू, ये इंटरसेक्शन है, सीधा यू लिखेंगे तो यूनियन और उल्टा यू लिख देंगे तो इंटरसेक्शन। अब उल्टा यू इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये एलिमेंट हुआ और सी के एलिमेंट में बताना गुरुजी कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए यहाँ ए यूनियन बी निकाले तो ये आया, और सी में क्या लिखा हुआ 1 3 4 9 11, कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 1 आ रहा कॉमन तो 1 लिख दिए, फिर 3 है क्या इसमें, 3 भी है तो 3 लिख दिए, फिर आपका 4 है 4 भी है तो 4 लिख दिए,
फिर आपका 9 है, 9 भी है तो 9 लिख दिए, और फिर 11 है क्या, नहीं है तो 11 नहीं लिखे। तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आसान था। देखिए 1 3 4 9, 1 3 4 9 किस में है, 1 3 4 9 ससुरा किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नन ऑफ दिस। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला दीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को छांट लीजिए, बस इतना ही समझना आप लोग को। ये बेसिक चीज पता रहेगा ना, आप कहिएगा कि गुरुजी सब तो 11 12 में पढ़ना है, ये बेसिक चीज पता रहेगा बाबू तो क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछता है, बेसिक आपको पता रहा तो क्वेश्चन उसी से घुरा देता है सिर्फ, है ना। तो बेसिक पता होना जरूरी है। आते हैं का क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ क्या बोला कि P और Q जो है सो दो सेट्स है। इस प्रकार है ना कि बाबू कि P यूनियन Q करते तो वापस P आ जा रहा है। इस बात से क्या समझ रहे हैं आप, यूनियन कर रहे हैं तो वापस P आ रहा है, तो इसका मतलब ये है गुरुजी कि P जो है ना सेट ऑफ बड़ है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए P यूनियन Q कर रहा है, जैसे P के अंदर मान लिया हम 1 2 3 है, 1 2 और 3 है, 1 2 3 है, और Q के अंदर जो है सो 1 2 है, तबे P यूनियन Q करेंगे तो आ जाएगा मेरा वापस P, है ना। अब देखिए यहाँ इस एलिमेंटों में क्या पता चल रहा है, इस सेटों में कि P बड़ा है, तब ना यूनियन करेंगे तो वापस P आ जा रहा है। P बड़ा है तो P बड़ा है, और इसी के अंदर है मेरा गुरुजी क्या चीज, Q, है ना। ये P है और इसी के अंदर मेरा क्या है, Q। ये तो आपका बड़का वाला जो है बाबू, ये बड़कला तो P है और इसी के अंदर मेरा क्या है, Q है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमको बताइए क्या बताना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो बता बाबू P और Q में कॉमन एलिमेंट होगा क्या, सिर्फ Q में मिलेगा। देखिए यहाँ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट तो 1 2 आएगा, 1 2 का मतलब क्या चीज, Q ही आया, तो यही एलिमेंट का सिर्फ कॉमन आएगा Q ही, है ना, Q ही सिर्फ कॉमन आएगा, है ना। तो Q किस नंबर ऑप्शन में बचवा लोग, तो Q जो है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आराम से करते जाना, कोई तकलीफ इस सब में होना ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A यूनियन B जो है सो A यूनियन C के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B है, ये A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। अब देखिए अगर दो ग्राफ या दो सेट या दो से अधिक सेट भी आता है, तो अगर ग्राफ बनाना वेन डायग्राम के थ्रू अगर आसान लगता है बनाने में, तो अब वेन डायग्राम के थ्रू भी चले जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जांपल है, तो एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, या एग्जांपल से जल्दी कर सकते हैं तो एग्जांपल के थ्रू समझ आइए। अब यहां देखिए बात को समझिए, यहां A है, एक जगह पर लेते हैं 1 2, एक जगह पर 1 2 ले लेते हैं, है ना। और B के जगह पर हम लेते हैं 1 2 3, B के जगह पर क्या ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब इतने इससे पहले बात समझिए, ये लिए 1 2 और ये लिए 1 2 3, दोनों का यूनियन करेंगे बाबू तो क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ A तो मेरा 1 2 है, तो 100% से C B जो है 1 2 3 होगा, तबे ना बराबर होगा बच्चा लोग। अगर हम C इक्वल टू 1 2 3 ना ले बाबू, 1 2 3 ना ले, तो क्या कभी बराबर होगा LHS बराबर RHS नहीं होगा गुरुजी, क्योंकि A यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। अगर A यूनियन C करेंगे तो 1 2, तो 100% है कि C का वैल्यू भी 1 2 3 होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। अच्छा अब यहाँ एक बात आता है, एक बात सही बात बोल रहे हैं, क्या बात आता है यहाँ कि गुरुजी ये 1 2 3 तो सही बात बोल रहे हैं। अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो यूनियन करना है बाबू, इंटरसेक्शन नहीं करना। बात को समझिए, यूनियन करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। ससुरा 4 तो कहाँ आ रहा है LHS में, LHS में तो 1 2 3 आ रहा है। यहाँ 4 करते हैं तो यहाँ 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 तो नहीं ले सकते गुरुजी, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा। बात को समझिए, यहाँ यूनियन बोला जा रहा है तो 1 2 3 ही लेना पड़ेगा आपको। जब A B C का ये वैल्यू लेंगे बाबू तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, वरना करेगा क्या, नहीं करेगा। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ एक और प्रॉपर्टी दे दिया है कि A इंटरसेक्शन B कीजिए, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या होगा 1 2, A इंटरसेक्शन B करेंगे तो हो जाएगा 1 2, है ना। ये आपका इक्वल दे रखा A इंटरसेक्शन C में, A इंटरसेक्शन C भी करेंगे तो क्या जाए 1 2, एकदम सही बात बन रहा है। मतलब जो एग्जांपल हम लिए गुरुजी वो ठीक कह रहा है, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एग्जांपल वाली है सही लिए हम। उसके बाद क्या बोला कि देन आप कौन सा ऑप्शन सही है सो पूछा है। B बराबर C है क्या, B बराबर C एकदम 200% चांस है गुरुजी कि B बराबर C ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। दोनों जब इक्वल रहेगा तभी ये दोनों कंडीशन फॉलो हो सकता है गुरुजी, अन्यथा होगा ही नहीं। B बराबर C आपका 100% है, 200% चांस है कि इक्वल होना ही चाहिए। अगर B बराबर C ही रहा तभी यहाँ LHS बराबर RHS होगा और यहाँ भी LHS बराबर RHS होगा, बस यही करना है। तो आप इसको आप देखिए एग्जांपल लेनी है, वेन डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ 3 ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये आपका A होगा, ये आपका B होगा, ये आपका C होगा। अब यहाँ जो जो इक्वल बोला सो निकाल दीजिए, इक्वल रख दीजिए,
समझ में आया? तो आप किसी के थ्रू भी बना सकते हैं, जो आपका अच्छा लगता है। जहां लगता है कि हमको यहाँ वेन डायग्राम लगाना तो वेन डायग्राम लगा दीजिए, और जहां लगता है आपको इसका एग्जांपल लेना तो एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ देखिए a बराबर दिया हुआ एक्स वाई सच दैट y बराबर e टू द पावर x है, और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और x y है सच दैट y इज इक्वल टू x है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो हमको बताना कि कौन सा। अब यहाँ देखिए सबसेट्स का आया गया, सबसेट पढ़ा है आप लोग को? नहीं, सबसेट नहीं, ये क्या है? तो ये हमारा है सुपर सेट, है ना, सुपर सेट है। तो यहाँ सुपर सेट नहीं होना चाहिए, यहाँ सबसेट ही होना चाहिए। हल्का सा डिस्प्रिंट है, यहाँ जो सबसेट ही होना चाहिए, सुपर सेट नहीं होगा, ये आपका सबसेट ही होना चाहिए। अब देखिए बच्चों वालों, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का गुरुजी अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि वेन डायग्राम भी बनाएंगे तो भी दिक्कत है, और अगर रोस्टर मेथड से भी जाते हैं तो भी दिक्कत है। आ रहा है तो कितना नंबर पुट करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है गुरुजी कि आप जो है सो ग्राफ के थ्रू चले जाइए, है ना, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ भी जाना आना चाहिए बाबू। अब यहाँ क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? तो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है ना। ये आपका क्या रहेगा? तो ये रहेगा 0 1 0 1। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। और y इज इक्वल टू x बोला है, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनेगा, है ना। y बराबर जो है सो x का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये आपका ग्राफ किसका बन गया बच्चों वालों? तो ये ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर x का, और ये किसका ग्राफ बन गया? तो ये बन गया y इज इक्वल टू x का ग्राफ। बस इतना ही करना। ग्राफ आप लोग को हल्का फुल्का आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर वो हम बता देंगे किसी दिन। जितने भी फंक्शंस होते हैं ना सभी का ग्राफ बता देंगे। ये हो गया y इज इक्वल टू द पावर x का ग्राफ, और ये हो गया y बराबर x का ग्राफ। अब बात को समझिए बच्चों लोग। अब यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं कि a जो है सो सबसेट है क्या b का? यहाँ ससुरा मैच ही नहीं करता तो सबसेट कहाँ से होगा? अब मान लेते ये अगर एलिमेंट वाले लेते हैं, सबसेट नहीं हो, क्योंकि देखिए सबसेट का मतलब क्या होता है कि a का सारा एलिमेंट b में रहेगा। तो a का सारा एलिमेंट मतलब यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, खत्म गोली। ये हो गया आपका b सबसेट है c का क्या? b सबसेट है c का। यहाँ a और b दिए तो c कहाँ से हो जाएगा? अच्छा ये हो मतलब जो है सो का यहाँ a होगा बाबू, यहाँ जो है सो आपका a हो जाएगा, है ना। b जो है सो सबसेट है a क्या? तो b सबसे मतलब b का सारा एलिमेंट a में होना चाहिए। तो b क्या मेरा? y इज इक्वल टू द पावर x। सारा एलिमेंट कहाँ से होगा? अब यहाँ रख दिए वैल्यू, तो ये तो मेरा इधर ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये सीधे में जा रहा है तो यहाँ तो वैल्यू आ नहीं सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है। अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फायदा एकदम 100% है गुरुजी, क्योंकि ये कभी ना टच करेगा इससे, या ये भी कभी ना टच करेगा इससे, है ना। तो ये कभी ना करेगा इससे टच, तो ये 100% है, 200% चांस है कि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये 5 आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये कभी टच कर भी नहीं करेगा, ये ऐसे सीधे मुड़ते जाएगा बाबू, ये ऐसे ही सीधे चलते जाएगा, है ना। और ये जो ऐसे ही सीधे जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। तो इंटरसेक्शन दोनों का निकालेंगे तो 5 आएगा। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ग्राफ तो बड़ा नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ तो ध्यान में है कि y इज इक्वल टू द पावर x का ग्राफ ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है गुरुजी। कुछ कुछ तो ध्यान में है मेरा गुरुजी। आप एक ही जैसा बता दे रहे हैं, ग्राफ जो है सो ऐसे भी बनता है और ग्राफ ऐसे ही भी बनता है गुरुजी। एकदम सही सोच रहे बाबू। ये भी ग्राफ बनता है 0 1, ये भी टू द पावर x का ग्राफ है, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे भी बनता है गुरुजी, और y टू द पावर x का ग्राफ ऐसे भी बनता है ना। ये -x हो गया, -x रहेगा ये, है ना, ऐसे भी बनता है। तो इस केस में भी निकालेगा बाबू, तो ये भी हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन जो है सो क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ जैसे x बिलोंग्स करा रियल नंबर में तो कुछ भी हो सकता है, -1 पुट कर देंगे तो ऐसे भी जा सकता है। तो दोनों साइड से आप निकाले बाबू, दोनों साइड से जो है, दोनों साइड से क्या होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सो हमेशा क्या आएगा? 5 के इक्वल, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ग्राफ के थ्रू भी जाना सही रहता है। बाद बाकी ये चीज आप जान लीजिए, और नेक्स्ट डे नहीं होगा तो हम ग्राफ का भी सारा जितना भी फंक्शन होता है सबका ग्राफ भी बता देंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। चलिए आता नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी कह रहा है। तो पहले पावर सेट ऑफ ए होगा कितना बाबू, बात को समझिए। पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं बाबू लोग, कैसे निकालते हैं? तो इसका सबसेट लिखिए गुरुजी ए का, उसका एक सेट बना दीजिए, वही पावर सेट होगा। अब देखिए यहाँ पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो हमको पहले पावर सेटअप ये खिचड़ी प्रोसेस नहीं करना, हमको सबसेट आता है गुरुजी लिखने के लिए। यहाँ 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा आपका 5, फिर आपका लिखाएगा 1 5 1, फिर लिखाएगा आपका 2, और फिर लिखाएगा गुरुजी आपका 1 2। ये सबसेट लिख दी। अब बस सबसेट लिखे गुरुजी, इसी का एक सेट बना दीजिए, यही मेरा क्या आ जाएगा? पावर सेट, है ना। ये लिख दिए पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ कितना एलिमेंट है बी के अंदर? तो बी के अंदर 3 एलिमेंट है, मतलब 2 के पावर 3, तो 8 एलिमेंट लिखाएगा गुरुजी। अब
क्या क्या होगा वो 8 एलिमेंट, तो एक होगा आपका 5, यह होगा आपका ABC है ना, तो हो जाएगा A, फिर आपका एक होगा B, फिर आपका होगा एक C और फिर क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा AB, फिर आपका हो जाएगा AC और फिर आपका हो जाएगा BC और फिर आपका एक हो जाएगा खुद ABC। ये हम लिख लिए गुरुजी, क्या लिखे, तो ये हम लिख दिए सेट्स, है ना, ये सेट्स लिख दिए, सबसेट लिख दिए, और सबसेट्स का भी एक सेट बना दीजिए तो ये निकल गया मेरा पावर सेट, है ना। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी लिख लिए। सबसे पहले ये आपको दिमाग रहना चाहिए कि पावर सेट लिख रहे हैं किसी भी सेट का तो कितना एलिमेंट आएगा, ये चीज पहले जानना चाहिए बाबू। अब 8 एलिमेंट देखिए आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब दोनों में क्या बोला, इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन निकालना, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सो देखिए बाबू PA इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन PB पावर सेट ऑफ बी, कॉमन क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, सो देखिए बच्चों, कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है गुरुजी, तो 5 लिख दिए, और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ नहीं, यहाँ तो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ABCD लिखा है, कुछ नहीं आ रहा है, यही सिर्फ कॉमन आ रहा है। अब ये कॉमन आ रहा है बाबा, आपको बताना कि ये कौन सा सेट है, तो आप कहिएगा नल सेट है। नल सेट इसको नहीं बोलते बच्चों, गलती नहीं कीजिएगा, नल सेट में खाली रहेगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इसको बोलते हैं हम नल सेट। इसके अंदर एलिमेंट है, ये करली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट है बाबू, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो सिंगलटन सेट किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब बताइए इस क्वेश्चन में रत्ती भर का प्रॉब्लम है बाबू, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q R जो है सो 3 सेट्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब P Q R जो है सो 3 सेट्स है, तो हमको बताना है सब में कौन सा सही है। ये जो क्वेश्चन बाबू ये HW, ये आप जो है सो होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि गुरुजी इसका ये नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आया। आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल इसमें इसलिए नहीं ले सकते हैं, बात को समझिए, एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते हैं, एग्जांपल लेने से वेन डायग्राम के थ्रू ही जाना सही रहेगा। एग्जांपल से फंस जाइएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमको क्या पता कि कौन सा ऑप्शन में सही है। मान लेता अगर हम इसको बराबर करने के चक्कर में तो ये बराबर नहीं आएगा ससुरा, फिर ये बराबर नहीं आएगा। एग्जाम्पल में जा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। वेन डायग्राम के थ्रू जाइएगा इस क्वेश्चन में तो तुरंत ही बनेगा। बात बाकी आपको जो आसान लगता है वो बनाइए, है ना, लेकिन HW में करके आना है आपको। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, वो हम लोग क्या पढ़े थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। तो यूनियन पढ़ लिए थे, इंटरसेक्शन पढ़ लिए थे, डिसजॉइंट पढ़ लिए थे। अब जानते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो लेट A एंड B बी 2 सेट्स, द डिफरेंस ऑफ A एंड B रिटन एज A माइनस का B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग टू B। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है बच्चे वालों क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है, वेन डायग्राम के थ्रू ही जानेंगे क्योंकि वेन डायग्राम इसीलिए पढ़े हैं हम लोग। आप क्वेश्चन जो है और आसान हो जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम जो जान लेते हैं बाबू तो क्वेश्चन और ही आसान होता है। देखिए मान लेते हैं यहाँ 2 सेट्स है ना, ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर 2 सेट ले लिए, ये आपका A सेट है और ये आपका B सेट है ना। ये A सेट है और ये आपका B सेट है, ये आपका A है और ये आपका B है। और A माइनस का B का मतलब क्या हो गया बाबू, A माइनस B का मतलब है गुरुजी कि आपको सारा एलिमेंट को डिलीट कर देना है जो B में है, A में रहना चाहिए। तो कौन सा होगा A माइनस का B, तो A माइनस का B सिर्फ ये पार्ट होगा, ये कॉमन एलिमेंट नहीं होगा बाबू, है ना, ये कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ग्राफ के थ्रू समझ में आया गुरुजी, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ आइए। देखो बाबू एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम A के अंदर ले लिए 1 2 और A ले लिए, है ना। B के अंदर जो है सो हम ले लिए 1 2 और 3, और यहां से हमको क्या बोल रहा है कि A माइनस B निकालिए। तो A माइनस B का मतलब क्या है बाबू, देखिए A माइनस B का मतलब क्या कह रहा है कि आपको वैसा एलिमेंट लेना है कि जो A में है, डू नॉट बिलोंग टू B, B में बिलोंग नहीं करना चाहिए, A में रहना चाहिए, B में नहीं रहना चाहिए। तो A माइनस का B करेंगे तो देखिए ना, अब ऐसा ही दिमाग लगे ना बाबू, 1 में 1 गया तो खत्म हो गया, 2 में 2 गया खत्म हो गया। A यहाँ है, A है यहाँ की नहीं है। अब यहाँ सोच रहे यहाँ लिख दीजिएगा माइनस का 3 नहीं होगा, सिर्फ A वाला एलिमेंट लेना है हमको, है ना। A माइनस B निकालते हैं तो A हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल जाएगा, A माइनस का B। मतलब A माइनस का B निकालने बोले तो A के सारे एलिमेंट को लेना है। कौन सा एलिमेंट को लेना है, जो B में ना हो, जो B में ना हो। तो B में कौन सा नहीं है, 1A नहीं है, तो इसलिए A एलिमेंट ले लिए माइनस का B। उसी तरह अगर B माइनस का A निकालने के लिए तो सारा एलिमेंट लेना है जो A में ना हो। तो 1 2 तो है, लेकिन 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो 3 हो जाएगा B माइनस का A।
समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, कुछ नहीं, ये समझ गए डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कोई दिक्कत नहीं है, बस a माइनस बी और यूनियन कर दीजिए b माइनस ए का। क्या लिखा हुआ है कि लेट a एंड b बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट a माइनस का b यूनियन b माइनस का a। मतलब a माइनस b निकालो और b माइनस a निकालो, दोनों को मर्ज कर दो, मिला दो। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला दो, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। जैसे यहां देखिए इसको डिनोट करते हैं किससे, ट्रायंगल का साइन रहेगा, दोनों सेट्स के बीच में किसका साइन रहेगा, ट्रायंगल का, तो इसको क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट्स। एक देखिए वेन डायग्राम को थ्रू समझिए, ये आपका वेन डायग्राम, कोई सा भी क्वेश्चन बनाते हैं मैक्सिमम कोशिश कीजिए आप वेन डायग्राम के थ्रू जाने के लिए, उससे एक आसान रहता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये क्या कहता है कि आप पहले a माइनस बी निकालिए गुरुजी, a माइनस बी निकालिए, तो a माइनस बी निकालेंगे तो कौन सा सेट आएगा, ये आएगा, है ना, a माइनस का b, और b माइनस का a निकालिए तो b माइनस का a ये आएगा, है ना, b माइनस का a। अब दोनों को मिला दीजिए, बस यही मेरा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे देखिए बाबू यहाँ a माइनस का b निकाले, इसी से अगर b माइनस का a निकालते हैं तो क्या होगा, तो b माइनस का a निकालेंगे तो वैसे सारा एलिमेंट लेना है जो b में है a में ना होना चाहिए, तो कौन सा, सिर्फ 3 है तो 3 आ जाएगा बाबू, तो ये b माइनस के निकल गया। अब हमको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना बाबू, मतलब a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, a ट्रायंगल का साइन और फिर b। अब यहाँ क्या कहता है कि a माइनस बी निकाले, वो क्या है a, और b माइनस a निकाले तो क्या है 3, दोनों को मिला दीजिए तो ये मेरा कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट के पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ फटाफट कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस का b। अब यहाँ बच्चे लोग क्या तिरछाई करता है, सो देखिए यहाँ लिखा हुआ a माइनस a और माइनस माइनस प्लस का b, a से a कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो बच गया क्या चाहिए b मान लेता है ऑप्शन नंबर b, जो 100% है 200% गलत है बाबू, ये अलजेब्रा नहीं सेट्स है। अब इसको देखिए ग्राफ के थ्रू जाते हैं हम लोग, है ना, डायग्राम के थ्रू। ये क्या बोल रहा है बाबू, तो ये बोल रहा है कि a पहले लिखिए और a माइनस का b निकालिए, ये आपका a है और ये आपका b है ना, ये b है। अब ये क्या कह रहा है बाबू कि a माइनस बी पहले निकालते हैं, a माइनस बी कौन सा आएगा, तो a माइनस का b ये सा ग्राफ, ये सिर्फ आएगा यहाँ तक गुरुजी, ये आपका a माइनस का b आ जाएगा, है ना, a माइनस का b। चलिए जी, अब हमको क्या कर रहा है कि ये माइनस बी हटाना है, किसमें से, a में से, तो वैसे एलिमेंट लेना है जो a में रहे लेकिन a माइनस बी में ना रहे। तो देखिए a तो पूरा एलिमेंट है, यहाँ से गोलैया बाबू, है ना, ये से पूरा गोलैया है। अब ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो यह क्या बचेगा, खाली ये ना बचेगा, सिर्फ यह बचेगा, इसको यही सिर्फ बचेगा, है कि नहीं। अगर a माइनस a माइनस के b करेंगे तो यही बचेगा, और ये मेरा है क्या बाबू, तो यही मेरा है a इंटरसेक्शन b है, मतलब a माइनस b करेंगे तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन का b, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर d विल बी द राइट आंसर, है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस का b यूनियन b माइनस का a इक्वल्स, किसके इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए अब क्या बोला कि a माइनस का b और यूनियन रहे b माइनस का a। यहाँ देखो बाबू, अब यहाँ ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, a माइनस का b और b माइनस का b सिमेट्रिक डिफरेंस ही है, आप लोग को बताएं तुरंत, है ना, ये a है और ये आपका b है, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो a और ये क्या है आपका, देखते जाइए, हमको क्या बोल रहा है कि a माइनस का b, मतलब ये पार्ट और b माइनस का ये पार्ट, ये सब आएगा, बीच वाला सिर्फ नहीं रहेगा, बाकी सब पेंट होगा। यहाँ देखिए बाबू, a माइनस का b करते हैं तो a माइनस का b करेंगे तो ये होगा, यूनियन करेंगे तो सिर्फ a आएगा। बात को समझिए, a माइनस b करेंगे तो ये ला पटवा आएगा, और इसको यूनियन कर देना किसके साथ, a के साथ, तो ये पूरा आ जाएगा, है ना, तो ये a आएगा। तो गलत बात है, a नहीं आना चाहिए हमको, ये ला भी पार्ट आना चाहिए। हमको आना क्या चाहिए, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक सेट ऐसा है और एक सेट ऐसा है, तो ये दिखा रहा है कि ये पटवाना चाहिए, यही ना दिखा रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये पार्ट आना चाहिए, तो इसमें तो a आ जा रहा है, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। चलिए फिर देखते हैं कौन होगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ कि b माइनस का यूनियन करे b के साथ, तो b माइनस का a करेंगे तो ये पार्ट आएगा, और यूनियन कर देंगे b के साथ, ये पूरा आ जाएगा, मतलब b आएगा, तो b भी नहीं लाना है हमको, ये चीज नहीं लाना है ना। ये चीज में क्या करना है समझ में आया ना बच्चे वालों, कौन सा पार्ट आएगा, तो ये पटवा आएगा और ये पटवा आएगा, तो ये सब दोनों में तो ये सब पार्ट आया नहीं, इसमें आते हैं a यूनियन b कर दीजिए, a यूनियन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए, और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए, माइनस कर देना a इंटरसेक्शन b को, मतलब इसको रिमूव कर देना है। इसका मतलब ये गुरुजी आप कहना ये चाह रहे हैं कि a माइनस a यूनियन b कर दीजिए, और उसमें से
ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना, यही पार्ट आएगा, यही पार्ट आएगा, है ना। ए यूनियन बी के दोनों को मिला के यार कॉमन एलिमेंट को हटा दिए तो यही पार्ट आएगा, और यही पार्ट यही चीज दिया हुआ बाबू, है ना। तो वही पूछा कि ये जो किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल आ रहा है, सी ऑप्शन के, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के थ्रू चले गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के अंदर इतना एलिमेंट है, बी के अंदर वाई के इतना, जेड के अंदर इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है सो इनकरेक्ट है। हड़बड़ाइए कि नहीं क्वेश्चन समझ के। अब यहाँ बाबू यहाँ पढ़ता नहीं है बड़े लोग, यहाँ सोच लेता कौन सा करेक्ट है। तो एक्स माइनस का वाई देखा तो एक्स माइनस का वाई करेंगे 2 3 है तो यहाँ 2 रहेगा, 2 तो रहेगा। एक्स माइनस का वाई करेंगे तो 2 तो रहेगा, एक्स माइनस का वाई करेंगे तो ये तो 2 रहेगा, 3 है इसमें, 3 इसमें भी, तो 3 डिलीट हो जाएगा लेकिन 2 तो रहेगा। तो यहाँ 5 के इक्वल नहीं है, सही है एकदम, मार दो सही। ये हमसे ये नहीं पूछा कि कौन सही है, हमसे ये पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को आराम से समझना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी कर दीजिए। तो ये 5 इक्वल नहीं बोला है, तो ये बात तो सही बोला है, इनकरेक्ट तो नहीं है, सही है। दूसरा का क्या बोला बाबू, दूसरा का है मेरा y माइनस का z, तो y माइनस का z कीजिए, y माइनस का z, तो y माइनस का z क्या आएगा, y माइनस का z, y माइनस का z। देखिए 3 है इसमें, क्या नहीं है तो 3 लिख दिए, 4 है इसमें, क्या नहीं है तो 4 लिख दिए, और 5 है क्या इसमें तो है, तो इसको हटा दिए। तो 3 4 है, ये 5 के इक्वल है क्या नहीं है, ये भी सही बात बोल रहा है। z माइनस एक्स करते हैं तो z माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस का एक्स, z में क्या 2 5 2 है इसमें, क्या है हटा दिए, 5 इसमें है क्या नहीं है तो 5 लिख दिए। तो ये भी 5 के इक्वल नहीं, ये भी बात सही बोल रहा है। x माइनस का y किए तो x माइनस का y किए तो क्या है 2 आया, यहाँ 2 लिख दिए। और 2 में अगर हम z को घटाएंगे बाबू, z क्या लिखा हुआ है तो z में लिखा हुआ है 2 5, तो 2 5 कर दिए। और 2 में अगर 2 5 को घटाएं बाबू तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5, है ना। ये 5 कुछ नहीं होगा, अगर घटा देंगे बाबू तो कुछ ये से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 5 थोड़ा ना, इसमें जितना एलिमेंट है वो लिखाएगा, सिर्फ वो ये जितना एलिमेंट है वो लिखाएगा, सिर्फ इसमें जो एलिमेंट हुआ इसमें मैच नहीं करना चाहिए। तो ये 2 2 तो मैच करा खत्म हो गया, तो यहाँ कोई एलिमेंट भी नहीं बचा, 5 आ गया। और यहाँ ससुरा क्या बोला कि इक्वल नहीं है 5 के, तो ये तो गलत बात बोला, ये 5 के इक्वल आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ, सी बराबर दिया हुआ है, तो ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बस ए और बी सी लिख दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। सिर्फ ए के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो है सो एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और लेस देन और इक्वल टू किस कहाँ रहना चाहिए 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, है ना। और बी क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है ये 10 के इक्वल और 10 से नीचे रहना चाहिए। यार बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ हल्का सा गलती है, यहाँ हल्का सा यहाँ नेगेटिव मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ x जो है सो ये भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, पता नहीं चलेगा, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा। सी क्या बोला बाबू, तो सी जो है वो बोल रखा है मेरा कि ये 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए, और एक्स जो है सो बिलोंग्स करे कहाँ नेचुरल नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 और 5, है ना। इक्वल तो दिया हुआ नहीं है। ये ए बी सी तीनों हम क्या क्या कह रहा है गुरुजी वो लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले देखिए बाबू ए माइनस का, माइनस के बाद जो लिखा हुआ रहता है ना माइनस के बाद, उसको पहले कर लीजिए तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि ए माइनस में बी इंटरसेक्शन सी को घटाना, कैसे घटाएंगे पहले ये तो निकाल लें। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है गुरुजी कि दोनों में कौन सा एलिमेंट वो कॉमन है, बी और सी में, है ना। तो बी और सी में कौन सा एलिमेंट वो कॉमन है, 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, तो 3 4 5 आ गया कॉमन एलिमेंट हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए में से अगर घटा दीजिए, ए में से जो है सो इसको घटा दीजिए कॉमन एलिमेंट हुआ बी इंटरसेक्शन सी को, तो घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे वालों, तो ए में क्या दे रखा है, तो ए में दे रखा मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 है क्या, 1 है इसमें नहीं है तो 1 लिखा गया, 2 भी नहीं है तो 2 भी लिख दिए, 3 है क्या, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 1 2 आ गया, है ना। तो ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 1 2, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट से जानते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी द सेट सच दैट ए सबसेट है यू का, और फिर क्या लिखा हुआ है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट और यू माइनस का ए। मतलब किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले बाबू तो उस सेट में यूनिवर्सल में से घटा दीजिए, वही निकल जाएगा। मान लेते हम ए का कॉम्प्लीमेंट बोला निकालने के लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दीजिए तो मेरा निकल जाएगा क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बी निकालेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा।
अगर वेन डायग्राम के थ्रू जानेंगे बाबू, तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे जानेंगे? देखिए वेन डायग्राम के थ्रू जानते हैं, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट रहता है, और ये हो गया सेट आपका ए, है ना। अब क्या बोल रहा कि ये यूनिवर्सल सेट में, ये सेट में अकरा घटा देना है, तो कैसे घटाते हैं? तो घटा किस में रहे, इसको जो है ये यूनिवर्सल सेट में से घटा रहे, किसको? ए को, मतलब इसका एलिमेंट सारा रहना चाहिए, सिवाय वो एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो इसमें है। तो ए का सारा एलिमेंट रहेगा, सिवाय वो एलिमेंट नहीं रहेगा जो ए में है। तो सिर्फ कौन सा पार्ट बनेगा बाबू? तो ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, है ना, यही पार्ट आएगा, ए वाला सिर्फ नहीं आएगा। यही पार्ट आएगा कि नहीं? एकदम आएगा गुरुजी। तो ये लिख दिया मेरा क्या आ गया, तो ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब ए को छोड़ के जितना पार्ट बचा वही मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? आपको एग्जांपल के थ्रू में को दे देता, ए में को सेट लिख देता, यूनिवर्सल सेट दे देता, यू मैंने से कर देता, तो आ गया। समझ में आ गया? चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि ए और बी जो है दो सेट्स है, ए डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, और तब हमको बताना है देन ए, इतना कि यहाँ देन लिख दीजिए, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ हल्का सा टर्म यूज होगा, हमको क्या बोला निकालने के लिए? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट बोला, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये डी मॉर्गन, सभी लोग अभी तुरंत बताएंगे आगे, या एक आगे बता ले उसके बाद ही बताएं इसको। देखिए हल्का सा भी जान लीजिए, डी मॉर्गन कहा रहा ना कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। कर लेते सवाल, है ना, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये जो है ये आपका यूनियन जो है बच्चों लोग, ये आपका यूनियन जो है चेंज किस में हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। ये यूनियन जो है चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और ये कॉम्प्लीमेंट सब में चढ़ जाएगा, है ना। बस यही कहता है डी मॉर्गन लॉ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉस ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वही बात लिखा हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है गुरुजी? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो मान लेते हैं कि एक यहाँ वेन डायग्राम के थ्रू सुनिए, समझिए, ये आपका सेट ए है ना, ए सेट आपका ए है। अब यहाँ देखिए बाबू, ए सेट आपका ए, इसके अंदर ही लिख देते हैं ना, ये सेट आपका ए है, और ए सेट ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट होगा इसको छोड़ के, ए कॉम्प्लीमेंट तो वही ना कहता है कि इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट को ए डेट से भी दिखाते हैं, ए के पावर सी भी रहेगा और यू माइनस का ए भी रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमको क्या कर रहा है कि दोनों में से कॉमन बताइए। अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो बाहर वाला चीज है बाबू, ये आपका बाहर वाला चीज है। ए कॉम्प्लीमेंट जो है सो आपका बाहर वाला चीज है, बताया ना बाबू ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सो ये तो बाहर वाला चीज हो गया, और जो ए है सो ये तो अंदर हुआ है बाबू, ये आपका ए जो है सो आपका अंदर हुआ है, और ऐसा में दोनों कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेम सेट का साथ, सेम सेट को सेम सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये फाई हो गया। और फाई का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वापस क्या आता है? फाई, जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में, क्या क्या लॉ है इसका। तो आपको लॉ ये नामा नहीं याद रखना, आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन ए करते तो वापस ए आता है, ये सिर्फ पता होना चाहिए। ना हमको कोई दिक्कत नहीं याद करने से, नाम सिर्फ ये इसलिए लिखा दी ताकि आप लोग को याद रहे बढ़िया से। अगर नाम नहीं भी याद रहता तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। जैसे पहला क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या कहता है कि किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट का साथ करेंगे तो वापस ये आएगा। सब एग्जांपल के थ्रू आपको देखना है, आपको मेरे पर या किसी पर भरोसा नहीं करना है, आप हमेशा एग्जांपल के थ्रू देखिए, एग्जांपल में जाइए, आराम से पता चलेगा। मान लेते हैं ए के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, है ना। अब इसका एलिमेंट इसी के साथ करेंगे, इसका यूनियन इसी के साथ करेंगे तो 1 2 3 आएगा, वापस यही आ जाएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस यही आएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट ही 1 2 3 होगा। तो ए यूनियन ए वापस ये होता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए वापस ए ही होता है। इसको क्या बोलता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉस क्या होता है कि ए यूनियन फाई करेंगे, ए यही है यूनियन फाई। फाई का मतलब क्या कि उसका मतलब एक एलिमेंट में 1 2 3 है, एक एलिमेंट में कुछ एलिमेंट है, दोनों को मिला देंगे तो वापस एक इक्वल आएगा, एकदम आएगा। और ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट का साथ करें तो वापस से आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या चाहिए? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या कि एक का पिताजी होगा, इससे ज्यादा एलिमेंट होगा यूनिवर्सल में। अब यूनिवर्सल में मान लेते हैं, यहाँ यूनिवर्सल में बचवा लोग मान लेते हैं 1 2 3 4,
इस तरह चलते गया है ना। यूनिवर्सल सेट में इतना एलिमेंट है। अब दोनों में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए 1 2 3 आएगा। 1 2 3 है क्या ए, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू क्या होता है, वापस वही सेट आता है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज लॉ। चलिए कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अलग पलट कर दीजिए, बात बराबर रहेगा। आप ये यूनियन बी कर दीजिए या बी यूनियन ए कीजिए। मान लेते हैं ए के अंदर आपका 1 2 है और बी के अंदर आपका ए बी है, ए और बी है। तो अगर ए यूनियन बी निकालते बाबू, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 ए बी, और अगर बी यूनियन ए निकालते तो भी आएगा ए बी 1 2। बात तो बराबर है। ऑर्डर तो इफेक्ट करता नहीं, आप लोग को बताएं पहले ही रोस्टर मेथड में। और उसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या आएगा 5, और बी इंटरसेक्शन ए बी निकाले तो भी 5 आएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यही मान लेते हैं हम ए सी जोड़ देते हैं, सी में लिख देते हैं हम 1 और 5, है ना। तो ये कहता है गुरुजी वो ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या कहता है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है ना। तो ये क्या कह रहा है, देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले आप हम दो सेट का यूनियन निकालिए, उसके बाद थर्ड सेट के साथ यूनियन निकालिए, ये इक्वल होगा गुरुजी। पहले हम इस दोनों सेट के साथ यूनियन निकाल लिए, फिर ए सेट के साथ यूनियन निकालिए। देखिए ना बाबू, यहां अगर हम निकालते ए यूनियन बी तो क्या आएगा 1 2 ए बी, और फिर सी कर देंगे तो वापस से आ जाएगा 1 2 ए बी 5, और यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी करेंगे तो ए बी 1 5 आएगा, और ए के साथ यूनियन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे ए बी 1 5 2 आ जाएगा, तो दोनों में इक्वल रहेगा, है ना। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। उसी तरह इंटरसेक्शन के भी केस में काम करता है बाबू कि पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, फिर उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्ट कीजिए, ये आपका इक्वल होगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पढ़ते आ रहे हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास से, है ना। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये यूनियन के साथ चला जाएगा, इंटरसेक्शन एज इट इज अपने जगह पर रहेगा, और फिर हो जाएगा ए यूनियन सी। देखिए उसी तरह होगा डिस्ट्रीब्यूट। इंटरसेक्शन में भी उसी तरह रहेगा बाबू, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यूनियन अपने जगह पर रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, लिख दिए, है ना। अब ये देखा आओगे बाबू डी मॉर्गन लॉ, जो अभी तुरंत बताएं इसका क्वेश्चन क्या होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर आपको ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो कुछ नहीं करना, ये यूनियन का साइन हटा के डाल दीजिए इंटरसेक्शन का साइन। अगर यूनियन रहा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ससुरा इंटरसेक्शन रहा तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। पलट देना है, यूनियन रहा तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन रहा तो यूनियन, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं कुछ और रिजल्ट में। कुछ और रिजल्ट क्या है, पहला क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में घटा दीजिए। अब यू ए का कर रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से यू जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, है ना। तो ये आ गया 5 लिखा हुआ। तो आपको इस तरह करके देखना है, अब बाद बाकी इसको रिजल्ट के तौर पर रट लेना है। फिर किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी एम्पटी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है। यू में मान लेते हैं कुछ नहीं घटा है, तो यू में कुछ नहीं घटा तो वापस यू ना आएगा बच्चे वालों। एलिमेंट तो डिलीट कौन होता है, जो कॉमन एलिमेंट रहता है। अगर हम ससुरा कुछ एलिमेंट बने तो वापस यू आएगा। अब किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस यू के इक्वल आ जाता है। जैसे देखिए बाबू, ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, यू ए यू। अगर ए कॉम्प्लीमेंट की ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है यू माइनस के, और इसका फिर वापस से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये सेट बन गया। तो ये सेट बन गया, तो यूनिवर्सल में से इसको घटा देना है ना। यूनिवर्सल में से इसको घटा देंगे, और यूनिवर्सल में इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ क्या बन जाएगा वापस से। तो किसी भी सेट का डबल बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाबू तो वापस वही सेट आ जाता है। और किसी भी सेट का यूनियन उस कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, जैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब आप हम अभी ग्राफ के थ्रू बताएं ना कि ए को लेना है और ए को छोड़ के सारा एलिमेंट लेना है, तो वापस मेरा सब आ जाएगा, है ना। अभी तुरंत बताएं तो बाबू ग्राफ के जरिए, ये मेरा रहता है ए और ये जो है सर आता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए को लीजिए और ए का कॉम्प्लीमेंट को लीजिए, तो वापस पूरा ले लेंगे तो ये यूनिवर्सल में ना आ जाएगा, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और इसी के दोनों के बीच अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट का साथ करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा 5, कुछ एलिमेंट को कॉमन नहीं आएगा। बस ये आपको 5 प्रॉपर्टी याद रखना है ना। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू देखना है कि वाकई में सही है कि नहीं, लेकिन याद आपको रिजल्ट के तौर पर रखना है, रोट मेमोराइजेशन करना बाबू। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। ए और बी जो है 2 सेट्स हैं, तो ए माइनस का बी करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह ए माइनस का बी, सब जो आपको सब एग्जांपल के थ्रू करना है ना, सब करते नहीं जाएंगे, ज्यादा समय लग जाएगा। ए माइनस का बी करेंगे, यूनियन करेंगे बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ग्राफ के थ्रू कर लेना बाबू, कुछ दिक्कत नहीं है ये बच्चे वाला। वेन डायग्राम बता दें, बस उसी के थ्रू करना है सभी को, है ना। ये बना दिए वर्ग, लेकिन आयताकार होना चाहिए। ए माइनस का बी बोला, यहाँ मानते ये ए है,
और ये बी है, तो ए माइनस का बी करें, ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। अब ए माइनस का बी बोला तो ए माइनस का बी कौन सा एलिमेंट आएगा, ए माइनस का बी ये लाएगा, तो ये लिख दिए। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी चीज को एक ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, देखिए वही आएगा बच्चों, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, है ना। अब यहाँ क्या बोला है, तो यहाँ बोला गुरुजी कि ए इंटरसेक्शन कीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के करेंगे तो ये आएगा, बी को छोड़ के मतलब ये पूरा आ जाएगा ना, ये आपका इधर भी आ जाएगा, है ना। ये बी को छोड़ के मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। हाँ गुरुजी, अब उसका इंटरसेक्शन करना किसके साथ, ए के साथ, तो उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे गुरुजी तो सिर्फ ये लपटवा आएगा, है ना, यही लपटवा। अब देखिए यहाँ माइनस भी किए तो यही पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों केस में क्या होता है, बराबर। तो इसको आपको एज अ रिजल्ट याद कर लेना। फिर अगर ए माइनस का बी यूनियन करेंगे बी के साथ तो ए यूनियन बी आएगा। उसी तरह ए माइनस का बी इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो फाई आ जाएगा। और ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए करेंगे तो ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब इसको प्रूव भी किए थे हम लोग, है ना, क्वेश्चन के थ्रू। चलिए आते नेक्स्ट रिजल्ट में। अगर ए बी सी तीन सेट्स रहा तो क्या होता है, तो अगर ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी रहा तो ए माइनस का बी यूनियन ए माइनस का सी हो जाता है। यहाँ इंटरसेक्शन जो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ए माइनस का बी यूनियन ए माइनस का सी, वही लिखा हुआ है। ए माइनस का बी यूनियन सी रहता तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए माइनस का बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ए माइनस का सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस का सी रहा बाबू तो कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी और माइनस का ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, फिर कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन सी कर दीजिए, वो लिख दिए, है ना। इसको आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर याद कर लेना। फिर कुछ और रिजल्ट है। अब ये जो है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, है ना, कि अगर एन ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है वो निकालना है, तो आपको निकालना होगा कि एन ए में कितना एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, और माइनस कर दीजिए दोनों के बीच के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को। अगर ए माइनस का बी रहा तो क्या होगा, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन का बी। उसी तरह निकलता है ए माइनस का बी, सिर्फ यहाँ एन लगा हुआ है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना तो क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी माइनस का इंटरसेक्शन ए बी माइनस का इंटरसेक्शन बी सी माइनस का इंटरसेक्शन सी और प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट रहा तो तुरंत अभी आप लोगों को बताएं कि एन ए कॉम्प्लीमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है सो किसके इक्वल होगा। मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं डिमोगस लॉ से बाबू, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो यूनिवर्सल में से इसको घटा दीजिए, वही कर दिए। या इसको भी ऐसा ही कि इसको भी जो डिमोगस लॉ से यूनियन को इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दिए तो पूरा आ गया कॉम्प्लीमेंट। और पूरा कॉम्प्लीमेंट को हम लोग पता है कि यूनिवर्सल में उस नंबर को घटा देंगे तो वापस मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। इतना चीज समझ में आ गया, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो और बढ़िया से क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक ग्रुप है 300 पीपल का, 300 पीपल का एक ग्रुप है जिसमें से 150 स्पीक इन हिंदी। 150 स्पीक जो से हिंदी करता है, मतलब नंबर ऑफ पीपल बता रहा है। तो 150 आदमी जो है सो हिंदी बोलता है ना। 150 आदमी जो है सो हिंदी बोलता है। उसके बाद क्या करा कि एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 जो बाबू वो क्या बोलता है, इंग्लिश। 200 आदमी जो है सो इंग्लिश बोलता है, 200 इंग्लिश बोलता है। उसके बाद क्या बोला कि हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब कितने ऐसे पीपल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब एक बात यहां और याद रखिएगा, वो क्या है कि जब भी आपका और लिखा हुआ बाबू तो और लिखा हुआ तो ये हमेशा दिखाएगा यूनियन को। लेकिन जैसे ही अगर एंड लिखा हो, जैसे ही अगर एंड लिखा हो तो ये किसको दिखाएगा, इंटरसेक्शन को। याद रखिएगा, और लिखा हो तो यूनियन को, एंड लिखा हो तो इंटरसेक्शन को। यहाँ क्या लिखा हुआ, एंड, मतलब हमको उसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। एन ए एच इंटरसेक्शन ए निकालना है ना, इंटरसेक्शन ए निकालना, ये निकालना है। अच्छा यहाँ 300 पीपल का ग्रुप है बाबू, तो यूनियन तो दे रखा है, यूनियन हमको दे रखा है कि दोनों को मिलाइएगा गुरुजी। तो ये मेरा दे रखा, कितना दे रखा, 300 आदमी है ना। तो हमको निकालना है इंटरसेक्शन। अब देखिए तुरंत फॉर्मूला बताएं बाबू, ये वाला ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए प्लस का बी माइनस का इंटरसेक्शन है। देखिए यहाँ अगर हमको निकालना क्या है तो एच ए यूनियन, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस का एन बी प्लस का माइनस का दोनों का इंटरसेक्शन, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन ये होता है। हाँ गुरुजी। अब देखिए बाबू हमको तो ये निकालना है तो इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। तो एन यहाँ हमको निकालना है एच इंटरसेक्शन ई, है ना। अब उसको उस साइड भेजेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। एच एन एच कितना दिया हुआ 150, तो 150 कर दिए, प्लस का एन ई कितना दिया हुआ, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200, 200 कर दिए।
आज देखिए इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो यूनियन, टोटल पीपल कितना दिया हुआ 300, तो 300 कर दिए। अब ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 200 और 300, 350, 350 में 300 जाएगा, कितना बचेगा 50, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, बस वो जितना भी सब कंसेप्ट करा बाबू इसी से बेसिस से क्वेश्चन है, इसलिए वो कंसेप्ट भी आपको रोट मेमोराइजेशन कर लेना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, है ना। फिर आते देखिए यहाँ ए यूनियन दे दिया हुआ, ए दिया, बी दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है बोल रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन सॉल्यूशन पे इसको बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन के साइन को हटाएंगे तो यूनियन आ जाएगा और सबका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यही ना होगा बाबू लोग। चलिए जी ये कर लिए, है ना, इसको रहने देते हैं, ये कर लिए। और हम लोग को पता है गुरुजी, क्या पता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल में घटा दीजिए, इसको यूनिवर्सल में घटा दीजिए। तो यूनिवर्सल में इसको घटा देंगे बाबू, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को, आप तुरंत पता बाबू, ए पता है, यूनियन पता है, और इसका निकालने का तरीका क्या है, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन एन इंटरसेक्शन दिया हुआ है। देखिए बाबू यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है, 12 वैल्यू नहीं लिखेंगे, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आप लोग फर्स्ट में अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन बना रहे सब फॉर्मूला से लिखें, है ना, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आपको रोट मेमोराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। यूनिवर्सल कितना दिया हुआ, 7 लिख दिए, 700 माइनस का क्या होता है इसका फॉर्मूला भी तुरंत लिखें, एन ए कितना बाबू 200, तो 200 लिख दिए, प्लस का एन बी कितना है तो 300, तो 300 लिख दिए, और फिर क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है दिया हुआ है 100, तो 100 लिख दिए हैं, है ना। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो गया आपका 700, और 700 में कितना हो गया 2 और 3 500, 500 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 400, और 700 में 400 जाएगा कितना बचेगा 300, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स इन आ स्कूल 21। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को वेन डायग्राम में जाना, और वेन डायग्राम में जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए कोई चीज के बारे में कितना सेट्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ क्या आप लोग 3 एथलेटिक टीम्स बोल रहा है बाबू, मतलब 3 सेट्स के बारे में जिक्र हो रहा है। तो आपको 3 को गोला एकदम आराम से बना दीजिए, ये एक हो गया, एक ये गोला हो गया, और एक ये गोला हो गया, 3 गोला बन गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, बस 3 को गोला बना के पीछे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। पीछे से क्या कह रहा है पहले कि द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर, हमको टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालना है। फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है बाबू, 8 प्ले ऑल द गेम्स, 8 जो सो सभी गेम खेलता है। अब यहाँ 3 गेम जो है वो भी लिख देते हैं, कौन कौन सा गेम जिक्र हुआ है। तो कौन कौन सा गेम जिक्र हुआ बाबू, एक है आपका बास्केटबॉल, यहाँ लिख दिए बी फॉर बास्केटबॉल। फिर कौन सा है, फिर आपका हॉकी, एच फॉर हॉकी, और फिर क्या है फुटबॉल, तो एफ फॉर फुटबॉल, है ना, ये लिख दिए। अब क्वेश्चन को पीछे से रीड आउट कीजिए और मार्क करते जाना। यहाँ क्या बोला कि 8 प्ले ऑल द गेम्स, 8 जो सो सभी गेम खेलता है। अब यहाँ देखिए कौन सा पार्टवा जो है जो सब में कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट सभी में कॉमन आ रहा है बाबू। ये पार्ट जो है सो बी में भी है, एच में भी है और एफ में भी, तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है। तो 8 जो है सो सभी गेम खेलता है, 8 यहाँ लिख दिए। फिर क्या कह रहा है कि 12 जो है सो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, कितना 12। तो कॉमन एलिमेंट बास्केटबॉल और फुटबॉल का ये है, जिसमें 60 लिख दिए तो ये हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ लिख दिए, पीछे से पढ़ना आप लोग को। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि 15 जो है सो हॉकी और फुटबॉल खेलता है। हॉकी और फुटबॉल कितना खेलता है 15, तो हॉकी और फुटबॉल का कॉमन एरिया कौन है, तो कॉमन एरिया ये रहा, है ना, कॉमन एरिया आपका ये रहा कॉमन एरिया। तो अगर मैं जकरा में 8 दिए बाबू, तो 15 टोटल खेल रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है कि 14 जो है सो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। हॉकी और बास्केटबॉल कितना खेलता है 14। अब ये कॉमन एरिया कौन है, वो हॉकी और बास्केटबॉल का ये है एरिया कॉमन, जिसमें 60 दिया हुआ है, तो ये जो है आपका 6 हो जाएगा 14, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 29 जो है सो फुटबॉल खेल रहा है, 29 फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल में कितना गया 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और ये हो जाएगा 10 29, तो 29 हो गया फुटबॉल, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 26 जो सो हॉकी खेलता है, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 हो जाएगा 26, 26 खेल रहा है हॉकी। उसके बाद क्या कर रहा है कि आपका 21 जो है सो बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल का एरिया ये है। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 हो गया 21, है ना। 8 और 6 14, 4 18, 3 21 हो गया, 21 खेल रहा क्या बास्केटबॉल। अब हमसे क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना होगा। अब जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, जोड़ दीजिए इसको। ये होगा 3 और 6 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 2 20 और 6 26, 26 और 7 हो गया 33, 33 और 10 हो गया 43, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। जोड़ लीजिए फिर से एक बार, 10 और 7
3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 2 20 और 6 26, 26 और 4 30 और 3 33, 33 और 10 43, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन का ऐसे ही से बनाना बाबू, पीछे से क्वेश्चन रीड आउट करना है ना। तो उम्मीद करते बाबू आज आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो है सो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर लिया हम लोग। अब हम लोग जो है सो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पूर्ण विराम देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।